हेलो फ्रेंड्स। हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे जिसमें कि हम मनोज कुमार मिश्रा की हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे हैं, जो आदिकाल से लेकर छायावाद उत्तर काल तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रगतिवाद युग का अध्ययन करेंगे 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का। और आशा करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। और जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD और UGC नेट और DSSB हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास के ये तथ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका अध्ययन और मजबूत होगा और उसे अच्छे से अध्ययन करें ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में आप अच्छे से सफलता प्राप्त कर पाएँ। और इससे रिलेटेड चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर इसकी पुरानी सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रगतिवाद का अध्ययन, जिसका समय सीमा क्या है 1936 से 1943 ईस्वी तक। इसका फर्स्ट पॉइंट है, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम थोड़ा स्पीड में इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, जो राजनीति के क्षेत्र में क्या साम्यवाद और मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, उस विचारधारा को प्रगतिवाद नाम के से जाना जाता है। तथा साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखा गया काव्य ही क्या है, प्रगतिवादी काव्य कहलाता है। आगे मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, को ही क्या प्रगतिवाद का भी आदि प्रवर्तक माना जाता है। परंतु हिंदी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है, नागार्जुन कहा जाता है, जिनका नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम माना जाता है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम माना जाता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसे सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी पुकारते हैं। आगे है 1938 ईस्वी में पंत जी के द्वारा संपादित रूपा क्या था, इनका पत्र था, इसके संपादक कौन थे, पंत जी थे। मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र माना जाता है। रूपा पत्रिका जो है प्रगतिशील विचारधारा का पत्र माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था और प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग बाद में किया गया था। पहले क्या कहा था, प्रगतिशील काव्य कहा जाता है। इसका प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग मुक्तिबोध ने सर्वप्रथम किया था, ये आपको याद रखना है। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया था। मुक्तिबोध ने अपने लेख में इसके सैनिक रूप का उल्लेख किया है। ठीक है, प्रगतिवादी आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम हेनरी बारबूज के प्रयासों से 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास शुरू हुआ। इन प्रयासों से सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में ही पेरिस में अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार एवं विचारक E.M. फास्टर ने अध्यक्षता में कौन सी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ठीक है, कौन सी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। इसके बाद है इसका अनुकरण करते हुए लंदन में स्थित भारतीय विचारकों में मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जाहिर नामक दो भारतीय विचारकों के द्वारा लंदन में कब 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नामक संस्था की स्थापना की गई। आगे है इस संस्था का प्रथम अधिवेशन कब 1936 में किसने किया था, मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसमें मुंशी प्रेमचंद ने सभापति पद में दिए गए भाषण में घोषित किया था कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाजहित होना चाहिए। किसने कहा था ये, तो प्रेमचंद जी ने भाषण में कहा था।
आगे चलकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1938 में इस संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर 1938 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम घोषणा पत्र कहाँ पर, लंदन में तैयार हुआ, जिसका सारांश प्रेरणा कौन थी, सारांश किसने किया था, प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में इसका सारांश जो है छापा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रगतिवाद काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख विशेषता या प्रमुख प्रवृत्तियां वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मार्क्सवाद एवं साम्यवाद का समर्थन। दूसरा है शोषण का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना। तीसरा है धर्म और ईश्वर का विरोध। उसके बाद नारी सम्मान की प्रतिष्ठा। ठीक है, उसके बाद मानव मूल्यों का पक्षधर। और उसके बाद बोधगम्य भाषा एवं व्यंग्यात्मकता, जनता की भाषा में जनता की बातें। ठीक है, मुक्तक काव्य एवं मुक्तक छंदों की प्रधानता। आगे है सामाजिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन, सामाजिक भावना का चित्रण। इसके बाद है ठोस यथार्थ का चित्रण, पूंजीपति वर्ग के प्रति तो घृणा का प्रचार है, और जो सर्वहारा वर्ग है उनके लिए सहानुभूति है। ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना है, कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण है, युगानुकूल परिवर्तन एवं नव निर्माण की उत्कंठ लालसा है। फिर छायावाद एवं प्रगतिवाद में अंतर देख लेते हैं, जो कि पूछ लिया जाता है। देखते हैं इसका अंतर। पहला पॉइंट है छायावादी कविता का मुख्य उद्देश्य स्वांत सुखाय। क्या है, छायावादी जो कविता का मुख्य उद्देश्य स्वांत सुखाय माना जाता है, जबकि प्रगतिवादी कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, दूसरा पॉइंट है छायावादी कविता में वैयक्तिक भावना की प्रबलता दिखाई पड़ती है, जबकि प्रगतिशील काव्य में क्या है, सामाजिक भावना की प्रबलता देखने को मिलती है। वहीं छायावादी कविता में कल्पनाशीलता पर आधारित है, जबकि प्रगतिवाद किस पर, ठोस यथार्थ पर या वास्तविकता पर आधारित है। आगे प्रगतिवादी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें प्रथम पहले कवि हैं या प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1911 में 30 जून 1911 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1998 में 5 नवंबर 1998 में। जन्म स्थान इनका था सतलखा जिला दरभंगा बिहार में पड़ता है। मूल वास्तविक नाम इनका क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। और 1936 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने में बौद्ध भिक्षु बन जाने पर इनका नाम क्या पड़ गया था, नागार्जुन पड़ गया था। ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के विद्यालंकार परिवीण में 3 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। पहली है युगधारा 1953 में, दूसरी है सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आँखें 1962 में। आगे है तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था 1980 में। छठी है खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में। हजार हजार बाहों वाली, ठीक है, ये है 1981 में। फिर है भस्मांकुर खंड, ये एक खंड काव्य पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भस्मांकुर कैसी रचना है, खंड काव्य है। ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या। फिर है पुरानी जूतियों का कोरस 1983। रतनगर्भा, काली माई, रविंद्र के प्रति, बादल को घिरते देखा, इनकी वेरी इंपॉर्टेंट और ये कविता है, पूछ ली जाती है, नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। प्रेत का बयान, आवरानी हम ढोएंगे पालकी, वे और तुम, अकाल और उसके बाद, ये इम्पोर्टेंट है रचना। ये 8 पंक्तियों की कविता है केवल और बहुत अच्छी कविता है। उसके बाद सिंदूर तिलकित भाल कविता है इनकी। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता है। इस गुब्बारे की छाया में 1989। ठीक है, अब इनके उपन्यास देख लेते हैं। इनका उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलछनमा, वरुण के बेटे, दुखमोचन और कुंभीपाक के विशेष तथ्य हैं इनके बारे में, वो देख लेते हैं। पहला है नागार्जुन की मैथिली भाषा में किस नाम से, यात्री नाम से कविताएं लिखते थे मैथिली भाषा में। किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम क्या था, ढक्कन रखा गया था। ठीक है, लोग इन्हें प्यार से बाबा भी कहते थे। चौथा पॉइंट, इन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर उन पर अनेक आरोप लगाए, कविताएं लिखी। ये व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता। तो आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, याद रखना, नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन जी को। छठा पॉइंट है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। ये क्या करते थे, खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार माने जाते हैं।
आगे हैं, उन्होंने प्रगतिवादी काव्य धारा को जन जन के अभावों एवं आकांक्षाओं से जोड़कर उन्हें जन जागरण की कविता बना दिया। ठीक है, आगे है, इनके द्वारा दीपक नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया गया। कौन सी पत्रिका? दीपक पत्रिका। मैथिली भाषा में कविता लिखने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये जन्म से कवि, प्रकृति से घुमक्कड़ एवं विचारों से मूलतः मार्क्सवादी माने जाते हैं। ठीक है, आगे है, नागार्जुन ने अपनी भाषा को किसमें? ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किया है। और अकाल और उसके बाद इनकी कविता एक लंबी कविता है। अकाल और उसके बाद इनकी इतनी लंबी नहीं है, सिर्फ 8 पंक्तियों की कविता है। ठीक है, जिसमें 4 पंक्तियों में अकाल का दर्शन है और 4 पंक्तियों में अकाल के बाद का दृश्य है। ठीक है, इसके दिवंगत होने के बाद सोमदेव तथा शोभाकांत के संपादन में इनकी एक लंबी कविता भूमिजा प्रकाशित हुई थी। इनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ हैं इनकी, बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। इनकी पंक्ति है इंपॉर्टेंट। आगे है, ये कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया होगा, ये काली नहीं, कानी कुतिया सोई उसके पास। आगे, घुन खाए से तीरों पर 12 कड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। आगे है, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुख हरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। दूसरे कवि हमारे केदारनाथ अग्रवाल, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म है 1911 में, मृत्युकाल 2000 में, और जन्म स्थान है कमासीन जिला बांदा उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचना इनकी देख लेते हैं। तो पहली रचना है नींद के बादल 1947 में, युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह है 1965 में। ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में काव्य संग्रह लगा हुआ है। उसके बाद लोक और आलोक 1957 में, आकाइन 1970 में, अपूर्व 1984 में, समय समय पर, बसंती हवा, माझी न बजाओ बंसी, गुल मेहंदी, पंख और पतवार 1900 ये पंख और पतवार 1979 में, हे मेरी तुम 1981 में, और मार प्यार की थाप 1981 में। आगे हैं इसके, कहे केदार खरी खरी 1983 में, आत्मगंध, फिर है बम्बई का रक्त स्नान 1983 में, जमुन जल तुम 1984 में, बोल बोल अबोल 1985 में, जो सिलाई तोड़ती 1985 में। इनके विशेष तथ्य हम देख लेते हैं। ये जो थे पहले अपने पेशे से जो थे वकील थे। आपको क्या सोवियत भूमि पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी कविताओं में 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है राजनीतिक काव्य प्रकृति प्रेम, दूसरी है समाज संबंधी काव्य। पहली श्रेणी की कविता है कहे केदार खरी खरी, ठीक है, और काव्य संग्रह में संग्रहित की गई हैं। ये सच्चे जनवादी कवि माने जाते हैं। ये प्रकृति चित्रण के कारण को छायावादोत्तर कविता का पंथ कहा जाता है। किसको? केदारनाथ अग्रवाल को। ठीक है, आगे है मेरी तुम काव्य संग्रह में शामिल कविता इनकी पत्नी को समर्पित है। किसको? पत्नी को समर्पित है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता था, हे मेरी तुम किस पर से संबंधित है? बहन, बेटी और पत्नी और माँ, ऐसे करके पूछ लिया गया था। तो ये याद रखना, ये मेरी तुम इनकी पत्नी से को समर्पित कविताएं हैं। हिंदी में अपनी पत्नी को लेकर इतने अधिक रागात्मक एवं इतनी सुंदर कविताएं किसी अन्य कवि ने नहीं लिखी। अपूर्व रचना के लिए 1986 में इन्हें क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तीसरे जो कविता का ये हैं रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये आलोचक भी हैं। इनका जन्म 1912 में हुआ था, मृत्युकाल 2004 में, और जन्म गांव उच्च जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रचनाएं इनकी रूप तरंग 1956, ऋतु संहार, सदियों के सोए जाग उठे 1988 में, इस अकाल की वेला में 1988 में, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविता 1997 में। आगे हैं विशेष तथ्य इनके। आप अंग्रेजी से PhD थे एवं बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। आगे हैं आप अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक प्रथम तार सप्तक कवियों में शामिल किए जाते हैं।
ये कवि के बजाय एक श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। इनकी कविता शक्ति विकसित नहीं होने के कारण दूसरा तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी को तार सप्तक में स्थान देने के लिए खेद भी जताना पड़ा था। आगे इसके अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। प्राप्त सम्मान है साहित्य अकादमी सम्मान, सलाहकार सम्मान, भारत भारती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार। निराला की साहित्य साधना जीवन के लिए इनको 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ये इम्पोर्टेंट लेखक है। इनका जन्म 1915 में, मृत्यु 2002 में। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा, विश्वास बढ़ता ही गया, पानी की व्यथा, मिट्टी की बारात के 5 खंडों में है। आगे हैं इसमें सन 1961 से 1970 तक की रचनाएं हैं। इस संग्रह में एक काव्य रूपक है मिट्टी की बारात, उसी के नाम पर संग्रह का नाम किया गया है। इस संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत भी कहा जाता है किसे, मिट्टी की बारात को। पहला किसे कहा गया, निराला की सरोज स्मृति को, और दूसरा शोक गीत किसे कहा गया, मिट्टी की बारात को। ठीक है। आगे इसके काव्य में भाव, विचार व शिल्प का सुंदर समन्वय मिलता है। हिल्लोल रचना में प्रणय अनुभूति के चित्र हैं। जीवन के गान रचना में रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। ये गांधी की अपेक्षा मार्क्स के अधिक समर्थक नजर आते हैं। मिट्टी की बारात रचना के लिए 1974 में कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कविता है मेरे पावन, मेरे पुनित, और आगे है आज तो मुझ में जवानी। ठीक है। कलकत्ते का काल, चल रही उसकी कुदाली, मास्को अब भी दूर है, लाल सेना। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम रांगे राघव के बारे में। इनका जन्म काल है 1923 में, मृत्यु 1962 में। प्रमुख रचनाएं हैं अजय के खंडर 1944, पिघलते पत्थर 1946, राह के दीपक 1947, मेधावी 1947, पांचाली 1955 की रचना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे हैं इनके विशेष तथ्य पढ़ लेते हैं। इनका मूल नाम त्र्यंबकर वीर राघवाचार्य था, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है इनका नाम। ठीक है। आगे अजय के खंडर रचना को 3 शीर्षकों में बांटा गया है, झंकार, ललकार और हुंकार। पिघलते पत्थर इनकी मुक्तक काव्य रचना है। मेधावी और पांचाली आख्यानक रचनाएं हैं। राह के दीपक कविता में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। इनकी कविताओं में समाजवादी चिंतन, उसकी अनुप्राणित सामाजिक संवेदना की शक्ति है। आगे है त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है। इनका जन्म है 1917 में, मृत्यु 2007 में। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती 1945, दिगंत 1957, काव्य और अर्थबोध, मैं उस जनपद का कवि 1981, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, आराधना, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, फूल नाम है एक 1985 में, देश काल, सबका अपना अपना आकाश 1987, रोजना मनचा। और इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं। तो लोचन हिंदी में किस नाम से, सोनेट जो कि अंग्रेजी का एक छंद होता है, स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। और सोनेट का कवि किसे कहा जाता है ये भी पूछ लिया था, त्रिलोचन को। ठीक है। यह जीवन में निहित मंद लय के कवि है। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। ताप के ताए हुए दिन रचना के लिए 1981 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद रखना। और जो साहित्य अकादमी ये जो भी पुरस्कार प्राप्त रचना है वो इम्पोर्टेंट होती है, उन्हें आप जरूर याद रखने की कोशिश करें पूरी। इन्हें हिंदी के अनेक शब्दकोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी। अब पढ़ेंगे हम रामेश्वर करुण के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं करुण सत्सय 1934 में। यह रचना प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से पूर्व ही प्रकाशित हो चुकी थी। यद्यपि यह रचना ब्रज भाषा में रचित है, किंतु इसमें प्रगतिवाद के प्राय सभी आधारभूत तत्वों का विवेचन किया गया है। इसमें वर्ग वैमनस्य, आर्थिक विषमता, पूंजीपतियों के शोषण, शोषित वर्ग की दीनता, वर्तमान व्यथा के प्रति असंतोष एवं विद्रोह आदि विषयों का सशक्त निरूपण किया गया है। यथा इसमें करी श्रम 30 दिन मरत, भरत न भूखो पेट, कहाँ कहाँ ते लाइए पटवारी तब भेंट। ठीक है। ये पंक्ति के माध्यम से इन्होंने दशा को दिखाया है सर्वहारा वर्ग की। सुनियत कुक्कुर आपके दूध जलेबी खाही, हम सब कृषक मजदूर हाँ कुकरहू सम नाही। ठीक है। मतलब जो
बड़े बड़े लोगों के उनके तो कुत्ते भी जो होते हैं दूध और जलेबी खाते हैं, और वो ये बोल रहे हैं कृषक मजदूर जो है हम तो उस कुत्ते के समान भी नहीं हैं। ठीक है। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कालक्रम के आधार पर रामेश्वर करुण को प्रगतिवाद का पहला कवि एवं उनकी रचना करुण सत्सई को प्रगतिवाद की प्रथम रचना मानते हैं। दूसरी है चिंगारी और तमाशा 1944 में। डॉक्टर महेंद्र भटनागर, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तारों के गीत 1949, टूटती श्रृंखला 1949, बदलता युग 1953, अभियान 1954, अंतराल 1954, बिहार 1956, नई चेतना 1956, मधुरिमा 1959, रिजिविजिका 1962, संतरण 1963, संवर्त 1972, संकल्प 1977, जूझते 1984। इनके विशेष तथ्य हैं उनकी कविताओं में सामाजिक क्रांति की भावना के साथ साथ सौंदर्य, प्रेम, विश्वास एवं आस्था की भी अभिव्यक्ति हुई है। सुदर्शन चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मजदूरों की रणभेरी 1937 में, लाल सेना की विजय 1942, साम्यवाद का शिव तांडव 1952, सच्ची कविता 1956, कम्युनिस्ट कवितावली 1958। और उसके बाद हम पढ़ते हैं रणजीत के बारे में। इनका जन्म काल 1937 में। प्रमुख रचनाएं ये सपने ये प्रेत 1964, जमती बर्फ खौलता खून 1967, इतिहास का दर्द 1967, इतना पवित्र शब्द 1985, झुलसा हुआ रक्त कमल 1986। विशेष तथ्य है ये संवेदनशील कवि तथा किसी भी व्यवस्था का अंधानुकरण नहीं करते। इनकी रचनाओं में साम्यवाद का विरोध भी देखने को मिलता है। इनकी स्थिति में ये अपने ही वर्ग में साम्यवाद के अनुयायियों में विद्रोही एवं गद्दार कहे जा सकते हैं। ज़्यादा प्रगतिवादी काव्यधारा के अन्य कवि हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहले हैं डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश की रचना तू युवक है 1949 में। दूसरी है धूप के आंसू 1952 में। तीसरी है धरती पर उतरो 1952 में। आगे है शंकर शैलेंद्र, इनकी रचना न्योता और चुनौती। मलखान सिंह सिसोदिया की रचना बंगाल के प्रति 1946 में। दीवारों के पार 1974 में। कुआ बोलता नहीं 1986 में। चंद्रदेव शर्मा की रचनाएं हैं क्या पंडित जी गजब हो रहा है। ठीक है। आगे है गणपति चंद्र भंडारी की रचना रक्तदीप। विजय चंद्र की रचना है चेहरे, जंग लगे सपने, वैश्य 1960 में। हरिनारायण विद्रोही की है केरल में मत हाथ लगा पूंजी के पहरेदार। कुंज बिहारी पांडे की रचना है उपवन। श्री प्रकाश उपपल के सहलेखन से। मेघराज मुकुल की रचना है ये राजस्थान के प्रगतिशील कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कहे जाते हैं। इनकी कविताओं में किसान व मजदूरों का जय गान, पूंजीपतियों का विरोध और ओजस्वी शैली में किया गया है। तो आज का वीडियो में हमने प्रगतिवाद का अध्ययन किया, और ये यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और टीएसएसबी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम है हिंदी से रिलेटेड उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हों। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयोगवाद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।